हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 29 करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में 2014 के एग्जाम में आए थे। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में लिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द अपर क्लास बाउंड्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। अपर क्लास बाउंड्रीज किसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी चाहिए होते हैं? वो चाहिए होते हैं लेसन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। ये हमने पढ़ा है अपने वीडियोस में, आप जरूर उसको कंसिडर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड सुटेबल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए, आपको ऐसे डाटा मिल जाता है, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप में उन्होंने क्वेश्चन दिया एग्जाम वालों ने, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपके पास डाटा दे देंगे और फिर पूछेंगे कि उसके लिए कौन से डायग्राम से आप इसको डिनोट करना चाहेंगे, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे रूरल और अर्बन ये हमारे पास डाटा है और ईयर सेम है, 2005 के लिए 125 100, फिर 2006 के लिए 172 122। तो ये हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम से काम बन जाएगा। दोबारा बनाती हूँ। जैसे आपने बनाया 2005 2005 2006। अब आपने 2005 में क्या है, रूरल है 125, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, तो आपका है 125। तो आपने यहाँ पे 125 ट्रैक ड्रॉ कर लिया। उसके बाद है, ये रूरल था और कंपोनेंट डायग्राम मतलब एक ही बार में कंपोनेंट्स है, और ये आपका 100 और चाहिए आपको, जो कि है अर्बन के लिए 100। वो आप इसी के ऊपर बनाएंगे, रूरल के ऊपर, और ये 100 बन गया। ये अर्बन का हो गया, ये अर्बन का हो गया। तो इस तरह से आप कंपोनेंट बार डायग्राम अगली वैल्यूज के लिए भी ऐसे ही, ये कंपोनेंट बार डायग्राम से, कंपोनेंट बार चार्ट से आपका काम बन जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजाइव इज अ ग्राफ ऑफ। ओजाइव किसका ग्राफ होता है? ओजाइव होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो होता है एग्जाम्पल सेकेंडरी डाटा का। प्राइमरी डाटा का एग्जाम्पल क्या होता है? जो इन्वेस्टिगेटर खुद से जो डाटा कलेक्ट करता है वो होता है प्राइमरी डाटा। लेकिन किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड डाटा को अगर कोई और यूज कर रहा होता है तो वो हो जाता है सेकेंडरी डाटा। अब इसमें पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, ये जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। हाईली अफेक्टेड वो कौन सा है? वो है मीन। देखिए, आपके पास दो स्टूडेंट है, S1 स्टूडेंट S2। अब उनके नंबर ऐसे आए हैं और आपने बताना है, अगर 40% से ऊपर है तो वो पास है। तो S1 के एक में आए 0, एक में आए 100 और एक में आए 50। S2 के एक में आए 48, एक में आए 51 और एक और में भी 51। दोनों का एवरेज या एरिथमेटिक मीन 50% निकल रहा है। मतलब वो दोनों, अगर हम बोले एवरेज से निकालने के लिए, तो वो दोनों तो पास है, 50% से ऊपर है। लेकिन वो इस सब्जेक्ट में तो पास नहीं है, तो इसका मतलब वो फेल हो गया है। लेकिन इसका, उसकी परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, S1 और S2 की परसेंटेज बराबर आ रही है। तो हाईली इफेक्ट किससे हो रहा है? एक्सट्रीम वैल्यू से। एक जगह 0 है और एक जगह 100 है, तो उसका मीन कभी भी सही आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो ज्योमेट्रिक मीन इसमें निकालना है, इसमें क्या कर रहा है, द ज्योमेट्रिक मीन इन द डेटा सेट हैविंग नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या होता है, कैन नॉट बी कंप्यूटेड, वो कभी निकाला ही नहीं जा सकता है। अगर हमें नेगेटिव ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो हम नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q3 कितना कितना है, 20 इज Q1 एंड 40 इज Q3। अब हमें 50th परसेंटाइल निकालना है। 50th परसेंटाइल, ये जैसे पूरा हो गया 100 परसेंटाइल, ये हाफ हाफ हो गया 50th परसेंटाइल। अब आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इन दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे, Q3 और Q1 को प्लस कर देंगे और उसका हाफ निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 30। देखिए जो अरिथमेटिक मीन है वो हाईली अफेक्ट हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यू से हाईली अफेक्टेड होता है वो। बट वो सबसे ज्यादा स्टेबल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, सबसे ज्यादा स्टेबल। सैम्पलिंग फ्रेम इन जर्नल रेफर टू एज, सैम्पलिंग फ्रेम किसको कहा जाता है जनरली, a list of sampling units of the population। जब हमारे पास लिस्ट होती है सैम्पलिंग यूनिट्स की, पॉपुलेशन की, तो उसको सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। The elementary units of the group of or cluster of such units may form the basis of sampling process, in which case they are called sampling units। A list of containing all such sampling units, देखिए लिस्ट में वो सारी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, तो उसको क्या कह दिया जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम। अगला क्वेश्चन है, एक हेल्थ सर्वे है। इन अ हेल्थ सर्वे अ सैंपल ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट ऑफ टीबी पेशेंट्स टर्निंग अप एट अ टीबी हॉस्पिटल। देखिए टीबी पेशेंट की एक लिस्ट है, जो कि एक टीबी हॉस्पिटल है, उसमें उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वुड बी एप्रोप्रिएट, तो इसमें सर्वे करना है तो कौन सा सैम्पलिंग मेथड लेना चाहिए, तो वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सब हमने अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, प्लीज वीडियोस को देखिए आप, और उससे आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा पार्ट 30, उसमें भी हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2014 के एग्जाम में, स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि उससे आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। वो लिंक है facebook.com/competitive classes by Barkha। Your success is our aim. Thanks for watching this video.